नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। उत्तर भारत में अपनी शक्ति को स्थापित करने के बाद जहांगीर दक्षिण भारत में भी अपने अभियानों को आगे बढ़ाता है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे दक्षिण भारत में जहांगीर के कौन-कौन से अभियान हैं और अंततः दक्षिण भारत के जहांगीर ने किस तरह की संधियां की और बाद में इस अभियान को क्यों रोक दिया गया। सारे घटनाक्रम को हम डिटेल से कवर करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीजें हैं उनको हम स्पेशली देखेंगे और वह सब कुछ देखेंगे तो इस घटनाक्रम को आपको समझाने के लिए जरूरी है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए समझे जहांगीर के दक्षिण के अभियानों को। दक्षिण पर कंट्रोल करने की कोशिश अकबर के समय से ही चली आ रही थी। अकबर भी हमले करता है दक्षिण भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर। कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर भी पाता है और कुछ क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर पाता है, लेकिन यह परंपरागत रूप से आगे बढ़ता है। जहांगीर भी इसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ता है और दक्कन के जो क्षेत्र हैं, स्पेशली तो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तेलंगाना का क्षेत्र है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन पर अधिकार करने की कोशिश करता है। तो एक कारण तो हमको यह दिखता है कि यह अकबर की विरासत है। अकबर भी कोशिश यही कर रहा था कि अलग-अलग क्षेत्रों पर अधिकार कर ले। इसमें वह अहमदनगर पर कब्जा कर पाता है, लेकिन बाद में मलिक अंबर नामक व्यक्ति उभरता है और मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अब हम यह समझते हैं कि दक्षिण भारत में जो आपका जहांगीर है, उसने कुल कितने अभियान किए हैं, इन अभियानों में किसने लीड किया है और अंततः इस अभियान का क्या परिणाम हुआ है। आपसे यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। कई बार आपको क्या करेगा, मैच कराने वाले क्वेश्चन दे देगा और वहां पर आपसे पूछेगा यह अभियान हुआ, इसका नेता कौन था और इसका परिणाम क्या हुआ। तो पहला अभियान हुआ अकबर की मृत्यु के बाद, जब जहांगीर ने शुरू किया तो 1611-12 में। इस अभियान के दौरान जहांगीर भेजता है प्रिंस परवेज को। प्रिंस परवेज कौन है? यह जहांगीर का बेटा है। और उधर से यानी अहमदनगर से कौन लड़ रहा था? मलिक अंबर। मलिक अंबर वहां पर नेतृत्व कर रहा था। इस मलिक अंबर को हमें समझना होगा, दरअसल यह कौन है। अभी हम इसके बारे में भी समझते हैं। इस अभियान में मुगलों को कुछ सफलता मिलती है, कुछ क्षेत्रों पर वह कब्जा भी कर पाते हैं, लेकिन मलिक अंबर अपनी गुरिल्ला रणनीति से लड़ता रहता है, जिसका परिणाम यह होता है कि मुगलों को अंततः वापस होना पड़ता है। फिर दूसरा अभियान होता है 1617-18 के बीच। इस समय जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, उनको भेजा जाता है। टारगेट यह होता है कि जो अहमदनगर है और जो बीजापुर है, इस पर कंट्रोल स्टेब्लिश किया जाए। अब्दुल रहीम अहमदनगर के कुछ भागों पर कब्जा कर पाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं ला पाते हैं। मलिक अंबर फिर से विद्रोह करता है और इस विद्रोह के कारण भी जो आपका अब्दुल रहीम खाने खाना है, इसको वापस होना पड़ता है। अगला अटैक होता है 1620-22 के बीच। इस समय भेजा जाता है खुर्रम को, यानी शाहजहां को। शाहजहां जाता है अटैक करने, अहमदनगर पर वह कब्जा कर लेता है और अंबर इस बार युद्ध को हार जाता है। खुर्रम यानी शाहजहां इससे बहुत फेमस होता है, लेकिन इन्हीं सबके बीच दरबारी षड्यंत्र हो जाता है और खुर्रम विद्रोह कर देता है। बाद में हालांकि 1626 में मलिक अंबर भी मारा जाता है। इस विद्रोह के पीछे हम देखेंगे कि जो आपकी नूरजहां है, जहांगीर की पत्नी, उनका बड़ा योगदान है या फिर उनकी बड़ी भूमिका है, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ था। फिलहाल खुर्रम विद्रोह कर देता है। तो अब जो चौथा अभियान होता है, उसमें भेजा जाता है महाबत खान को। 1624 से 1626 तक यह अभियान चलता है, लेकिन क्योंकि उधर जो आपका खुर्रम है, वह भी विद्रोही हो चुका है, इसलिए इन अभियानों को रोक दिया जाता है, क्योंकि जो आंतरिक संघर्ष है, वह काफी बढ़ चुका होता है। अंततः दक्कन के साथ संधियां होती है और संधियों के बाद यह हमले या फिर यह प्रयास बंद कर दिए जाते हैं। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि जिस मलिक अंबर की बात की जा रही है, यह मलिक अंबर है कौन और इतना यह प्रभावशाली कैसे है। मलिक अंबर शुरुआती चरण में क्या है, एक दास है। उस समय व्यवस्था क्या थी, दासों को खरीदने बेचने की व्यवस्था थी। खास करके जो अरब देश है, वहां पर यह व्यवस्था बहुत ज्यादा थी। तो जो आपका मलिक अंबर है, यह क्या था, एक इथोपियन था और वहां से भी जो अबीसियन है या जो हबशी मूल है, उनका एक गुलाम था। इसको कई बार खरीदा बेचा जाता है। अंत में जो अरब के व्यापारी हैं, वह इसको खरीदते हैं और उसके बाद भारत में लाकर अहमदनगर सल्तनत में इसको बेच देते हैं। जब इसको बेचते हैं तो अहमदनगर की जो दास व्यवस्था है, उसमें यह शामिल होता है। दास से फिर यह सैनिक बनता है, सैनिक से सैनिकों का नेता बनता है और अंततः धीरे-धीरे यह वहाँ का पेशवा तक बन जाता है। यानी एक दास जिसको खरीदा बेचा जा रहा था, वह पेशवा तक के पद को प्राप्त करता है। अब इसमें आप अहमदनगर की व्यवस्थाओं को भी योगदान देंगे, क्योंकि एक दास के पास भी इतने अवसर हैं
कि वह पेशवा बन सकता है, यह आपको अहमदनगर में मिल रहा है। तो अहमदनगर के सुल्तान हैं मुअज्जम शाह, इनका यह प्रमुख सेनापति होता है और अगले 25 वर्षों तक मुगलों के आक्रमण को रोक कर रखता है दक्कन के क्षेत्र में। इसीलिए इसको दक्कन का शेर भी कहा जाता है। इसी व्यक्ति ने खड़की शहर, जो वर्तमान में औरंगाबाद के नाम से फेमस है, उसकी स्थापना भी की है। तो मलिक अंबर एक प्रमुख व्यक्ति है। अकबर के समय से ही हम देखते हैं कि यह कोशिश की जा रही थी कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन पर अपना अधिकार स्थापित किया जाए। लेकिन अहमदनगर के केस में स्पेशली मलिक अंबर उनको बार-बार रोक रहा था और जब बारी आती है जहांगीर की, उस समय भी यही मलिक अंबर इन अभियानों को रोक रहा था। एक शब्द आपको मिलेगा, बारगीगिरी। यह बारगीगिरी शब्द क्या है? इसका मतलब होता है गुरिल्ला युद्ध पद्धति, यानी दुश्मन पर एकदम से अटैक करना, अटैक करके पीछे हो जाना, इससे दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। यही व्यवस्था बाद में या फिर इसका जो एडवांस वर्जन है, वह बाद में अपनाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जो यह दक्कन की सल्तनत है, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर है, इसमें जो आपके मराठे हैं, यह शुरुआती चरण में क्या है? सैनिक हैं और बाद में धीरे-धीरे मराठे अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं। इसके बाद है मलिक राजू, यह भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इसका असली नाम क्या है? फतेह खान या फिर खुद्रुद्दीन हलीम, और यह मलिक अंबर का पुत्र है। जब मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है 1626 में, उसके बाद अहमदनगर में यह पेशवा बनता है, लेकिन पिता की तुलना में काफी कमजोर होता है और इस वजह से हम देखते हैं बहुत ज्यादा यह विस्तार या अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पाता है। लेकिन यह भी गुरिल्ला रणनीति के साथ ही आगे बढ़ता है और नासिक और दौलताबाद जैसे क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल रखता है। लेकिन बाद में देखते हैं हम कि मुगलों से यह समझौता कर लेता है और अहमदनगर के जो कुछ क्षेत्र हैं, वह मुगलों के कंट्रोल में चले जाते हैं। यह पूरी तरीके से एक डिफरेंट पैटर्न था, जहां मलिक अंबर लगातार इस बात के लिए लड़ रहा था कि किसी भी तरीके से अहमदनगर का कोई क्षेत्र मुगलों के कंट्रोल में ना जाए। मलिक अंबर के पुत्र मलिक राजू के समय यह क्षेत्र चले जाते हैं मुगलों के पास और मुगलों से समझौता हो जाता है। इतिहासकार इसीलिए इसको कहते हैं कि पिता की छाया में रहने वाला व्यक्ति। जब तक इसका पिता जिंदा था, तब तक इसकी कोई भूमिका थी। जब इसका पिता चला गया, तो धीरे-धीरे इसकी भूमिका भी कम होती रही। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इसमें राजनैतिक योग्यता नहीं थी। मलिक अंबर के पास राजनैतिक योग्यता भी थी और इस कारण से मलिक अंबर सक्सेसफुल होता रहा। अब हम अटैक को देखते हैं। 1617 में खुर्रम अटैक करता है अहमदनगर पर। इससे पहले जो अटैक हुए हैं, इससे पहले कितने अटैक हुए हैं? 2 अटैक। वह बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पेशली हमारी परीक्षा के लिए, क्योंकि उनमें यही पूछा जाता है कि नेता कौन था? मतलब युद्ध को लीड कौन कर रहा था और उसका परिणाम क्या हुआ? तो एक में हम देखते हैं, पहले वाले में परवेज़ लड़ता है और दूसरे वाले में हम देखते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना लड़ते हैं और दोनों में मिला-जुला परिणाम होता है। पहले वाले में तो अहमदनगर पूरी तरीके से ताकतवर होता है, दूसरे वाले में कुछ मिला-जुला परिणाम होता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अहमदनगर ही ताकतवर दिखता है। तीसरा अटैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यह अटैक करता है खुर्रम यानी कि शाहजहां और इस अभियान के दौरान मलिक अंबर से एक तगड़ा युद्ध होता है और जिसका परिणाम यह होता है कि बाद में जो बीजापुर का शासक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसके मीडिएशन के बाद एक संधि हो जाती है अहमदनगर से। पूरे घटनाक्रम को हम समझते हैं। मुगल विस्तार कर रहे हैं और मुगलों को रोकने का काम कर रहे हैं अहमदनगर के सैनिक, और जिसमें सबसे ऊपर है मलिक अंबर। मलिक अंबर अपनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से बार-बार मुगलों को पीछे कर रहा था। मुगल घेराबंदी भी करते हैं, उसकी सप्लाई चेन को काटने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मलिक अंबर अपनी रणनीतियों से हर बार मुगलों को परेशान कर रहा था। इस बार हमला करता है जहांगीर और किसके नेतृत्व में? शाहजहां के नेतृत्व में या फिर खुर्रम के नेतृत्व में। इससे पहले अब्दुल रहीम खाने खाना ने हमला किया था और अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इनकी संयुक्त सेनाओं को खड़की में यानी औरंगाबाद का जो क्षेत्र है, वहां के आसपास पराजित किया था। इन तीनों में भी संधियां थी। मलिक अंबर को इसलिए बहुत योग्य माना जाता है क्योंकि राजनैतिक रूप से उसने क्या किया था, दक्कन के इन क्षेत्रों को आपस में जोड़ रखा था। स्पेशली अगर हम बात करें बीजापुर की, तो बीजापुर में इसने क्या किया था, जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है, इनकी पुत्री से जो इसका बेटा है मलिक राजू, उसका विवाह किया था। तो वैवाहिक संबंध थे। इसी तरीके से जो गोलकुंडा का क्षेत्र है, वहां से भी वह कनेक्टेड था। मतलब वहां से भी जो राजनीतिक संबंध है, वह काफी बेहतर थे। तो जब 1616 में जो आपका अब्दुल रहीम खाने खाना है, यह पराजित कर देता है किसको?
तीनों की संयुक्त सेनाओं को उस समय भी जो आपका मलिक अंबर है, वह अपना प्रभाव छोड़ता है और मुगल सेना को टिकने नहीं देता है। अंततः मुगल सेना वापस हो जाती है। हम इस जो अब्दुल रहीम खाने खाना की बात कर रहे हैं, यह दरअसल है कौन? आपको याद होगा बैरम खान। इस बैरम खान का एक पुत्र था और वही पुत्र कौन है? अब्दुल रहीम। बाद में यह मुगल सेना में एक बड़ा मनसबदार बनता है और खाने खाना की उपाधि इसको दी जाती है। उपाधि खाने खाना की किसने दी है? अकबर ने, यानी खानों में खान। तो अब्दुल रहीम हमला करके वापस हो जाते हैं, सेना को तो हरा पाते हैं, लेकिन प्रभावशाली रूप से एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाते हैं। इस बार भेजा जाता है खुर्रम को। खुर्रम 1617 में अटैक करता है और इस अटैक के बाद जो आपका मलिक अंबर है, उसको पराजित कर देता है। मलिक अंबर शुरुआती चरण में अटैक को रोक पाता है, लेकिन अंततः मलिक अंबर हार जाता है। 1618 के आसपास अहमदनगर किले को घेर लिया जाता है। अब मलिक अंबर को सहायता की आवश्यकता हुई और उसने बीजापुर से सहायता की मांग की। बीजापुर ने क्या किया? संधि की बात की और उसने संधि करवा दी मुगलों से अहमदनगर की। अब यह सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा कि अहमदनगर पर हमला होता है, रात में छापेमार युद्ध होते हैं, मुगलों को लूटा जाता है, आपूर्ति बाधित की जाती है, महाबत खान को हरा दिया जाता है, या महाबत खान को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। मलिक अंबर ये सारे काम करता है। ओवरऑल क्या होता है? अहमदनगर के किले को घेर लिया जाता है और बीजापुर से यह सहायता की माँग करता है। बीजापुर का जो शासक है, वह मध्यस्थता करता है और उसने इनकी संधि करवा दी। जो बीजापुर का शासक है, इसने अपनी बेटी का विवाह किया था, अभी हमने पीछे देखा, और यह पहले मलिक अंबर की तरफ से ही युद्ध करता है। जैसे जब खड़की का युद्ध हुआ था, उस समय जो बीजापुर है, इसने अहमदनगर का साथ दिया था, क्योंकि पारिवारिक संबंध भी थे, तो यह लगातार इनके साथ था। लेकिन जब यह देखता है कि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, अब जो आपका मुगल साम्राज्य है, वह टारगेटेड रूप से लगातार हमले करता जा रहा है। इससे जो अहमदनगर की स्थिति है, वह काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। अहमदनगर परेशान हो चुका है, उसकी जो सप्लाई चेन है, बार-बार अब मुगल उसको काटे दे रहे हैं। इन सब के कारण अंततः उसने क्या समझा, मीडिएशन करके यहाँ पर संधि करवाई जानी चाहिए। उसने जहांगीर को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर यह अपील की कि किसी तरीके से इनमें आपस में संधि हो जाए। इसने मलिक अंबर को भी समझाया कि अगर ऐसा वह नहीं करेगा, तो निज़ाम शाही वंश का ही अंत हो जाएगा, पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा, तो संधि कर लेनी चाहिए। इसलिए 1617 में इब्राहिम के मीडिएशन से, यानी बीजापुर के सुल्तान के मीडिएशन से यह संधि हो जाती है और संधि के तहत यह तय किया गया कि अब आगे अहमदनगर और मुगल साम्राज्य आपस में नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन सब के साथ-साथ जो संधि की शर्तें हैं, वह भी हमको दिखता है कि अहमदनगर के ही पक्ष में है। जैसे मेवाड़ के साथ संधि हुई थी, कुछ उसी तरीके की संधि यहाँ पर भी होती है। अहमदनगर ने अहमदनगर किला और बालाघाट क्षेत्र यह मुगलों को लौटा दिया और अंबर ने मुगलों को 18 लाख रुपए भी दिए। इन सब के अलावा बीजापुर और गोलकुंडा सहित जो दक्कन के राज्य हैं, जिसमें अहमदनगर भी शामिल है, इनको माना गया कि यह मुगलों के सामंत है, लेकिन वैवाहिक संबंध यहाँ भी नहीं होते हैं। मलिक अंबर को अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी गई, लेकिन उससे यह प्रॉमिस किया गया कि आगे से वह युद्ध नहीं करेगा और गुरिल्ला गतिविधियों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इन सब के दौरान जो मुगल साम्राज्य है, वहाँ पर भी व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। मलिक अंबर को जब शाहजहां ने पराजित कर दिया, तो शाहजहां बहुत फेमस हो गया। अब अगला बादशाह चुनने की बारी थी मुगल दरबार में। शाहजहां का नाम ही सबसे ऊपर था, लेकिन इनमें भूमिका आती है नूरजहां की। नूरजहां का एक भाई है और शाहजहां का एक भाई है। नूरजहां क्या कोशिश करती है कि शाहजहां के उस भाई को जो कमजोर है, उसको बना दिया जाए बादशाह और वास्तव में सत्ता किसके पास हो? नूरजहां के भाई के पास, या फिर ओवरऑल किसके कंट्रोल में हो? नूरजहां के कंट्रोल में। क्योंकि जहांगीर के टाइम भी हम देखते हैं कि जो सत्ता का कंट्रोल है, वह ज़्यादातर किसके पास है? नूरजहां के पास में। जहांगीर केवल नाम का राजा है। लेकिन जब यह समस्या शुरू हो जाती है, तो इस समस्या के कारण जो दक्षिण भारत के अभियान है, क्योंकि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इनने तो सरेंडर किया था, लेकिन इन सब के अलावा अन्य भी क्षेत्र थे। लेकिन अब दक्षिण के अभियान को रोक दिया जाता है, क्योंकि खुर्रम ही विद्रोह कर देता है। इस खुर्रम के विद्रोह से मुगल साम्राज्य पर ही संकट आ जाता है। इन सब के अलावा क्योंकि जो जहांगीर है, अब वह बूढ़ा हो चुका है और इन सब के साथ-साथ उसको शराब और अफ़ीम की लत भी है। इसी कारण से हम देखते हैं कि अकबर यह चाहता है कि जहांगीर बादशाह ही ना बने, वह नाम डालता है खुसरो का। वह चाहता है कि खुसरो बन जाए अगला बादशाह, लेकिन खुसरो को ही मरवा देता है जहांगीर। अपने ही बेटे की हत्या करवा देता है, युद्ध होता है और उसमें हमने देखा था कि अर्जुन देव से भी, जो सिख गुरु हैं, उनसे भी संघर्ष होता है। तो जहांगीर अब बूढ़ा भी हो चुका है और उसकी स्थिति, यानी
शारीरिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और प्रशासन वास्तव में चला रही है नूरजहाँ। नूरजहाँ का ही दरबार में प्रभुत्व है। नूरजहाँ यह भी चाहती है, जो दक्कन के अभियान है, यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, तो इन अभियानों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक तो खुर्रम विद्रोह कर देता है, दूसरा जो प्रशासन का अपना अप्रोच है, वह अप्रोच भी बदला हुआ है। इन सब के साथ-साथ यह भी समझ में आता है कि दक्कन में चाहे जितनी संधियाँ हो जाएँ, दक्कन का क्षेत्र जब भी मौका मिलेगा, अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर देगा। वहाँ लड़ाकू लोग हैं, उनको जब भी मौका मिलेगा, वह मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट खड़े हो जाएँगे। तो यह कहीं न कहीं ना खत्म होने वाला एक युद्ध था। यह युद्ध लगातार चलता। इन सब के कारण अंततः दक्षिण के अभियान को समाप्त कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा कारण इसमें यही है कि शाहजहाँ ही यानी खुर्रम विद्रोह कर देता है। तो इस तरह दक्षिण का अभियान समाप्त हो जाता है। आने वाले वीडियोज़ में इसको हम समझेंगे कि कैसे जहांगीर और खुर्रम के बीच यह टकराव होता है और अंततः कैसे शाहजहाँ राजा बनता है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।